चलिए तो इसमें देखते हैं, इसमें बहुलक क्या है ये आपको क्या करना है, मालूम करना है। तो सबसे पहले बहुलक इसमें आपको अगर मालूम करना है तो सबसे पहले आपको बहुलक की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। बहुलक की जानकारी से मतलब क्या है कि यहाँ पे बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी, ठीक है ना, मतलब बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी वही क्या हो जाएगा, बहुलक हो जाएगा, ठीक है ना। तो बारंबारता जिसकी ज़्यादा होगी वही क्या होगा, बहुलक होगा। तो उसको हमको जानने के लिए यहाँ पे आंकड़े हम सबसे पहले लिखते हैं। ये आपके क्या है, आंकड़े हैं, ठीक है, ये आपके आंकड़े दिए हुए हैं और ये क्या है, बारंबारता है। समझिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। हमने क्या बताया, बहुलक वही होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है, ज़्यादा होती है, यानी कि अधिकतम बारंबारता वाला जो आंकड़ा होता है वही क्या होता है, आपके पास बहुलक होता है, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता वाला आंकड़ा जो है वही बहुलक है। तो देखिए, यानी कि अगर हम जीरो की बात करें, जीरो कितनी बार आया है यहाँ पे, केवल एक बार आया हुआ है, ठीक है ना। आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जीरो कितनी बार आया है, एक बार आया हुआ है। अगर हम दो की बात करें, अगर एक की बात करें सबसे पहले, ठीक है ना, अगर हम एक की बात करें तो एक यहाँ पे देखिए केवल एक बार ही आया है, ठीक है ना, एक जो है केवल एक बार आया है। अगर हम यहाँ पे दो की बात करें तो दो जो है एक दो तीन, एक कितनी, चार बार, ठीक है ना। तो ये आया है आपके पास, चार बार आया है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यानी कि दो जो है एक दो तीन चार, चार बार दो आया हुआ है, ठीक है। अगर हम तीन की बात करें तो तीन जो है एक दो, तीन जो है वो दो बार आया हुआ है, ठीक है। और अगर हम चार की बात करें तो चार आपके पास केवल क्या आया है, एक बार आया हुआ है। और अगर हम पाँच की बात करें तो पाँच है ही नहीं है आपके पास, ठीक है ना। और अगर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स भी आपके पास कितनी बार आया है, एक बार आया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर एक देखो केवल एक बार आया हुआ है, ठीक है। जीरो देखिए, जीरो केवल एक बार आया हुआ है। दो देखिए, एक दो तीन चार, यानी दो जो है वो चार बार आया हुआ है। और अगर थ्री देखिए, तीन देखेंगे तो तीन जो है एक दो, तीन जो है वो दो बार आया हुआ है। और चार देखेंगे तो एक बार आया हुआ है। और यहाँ पाँच तो है ही नहीं, यहाँ पे सिक्स देखेंगे तो कितनी बार आया हुआ है, वन बार आया हुआ है, ठीक है। तो अधिकतम बारंबारता किसकी है, यानी कि ये इसकी, ठीक है। दो जो है वो सबसे ज़्यादा बार इसमें आया हुआ है, ठीक है ना। तो बारंबारता क्या हो जाए, इसका जो बहुलक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके पास, बहुलक जो होगा, ये जो आंकड़े दिए हुए हैं इस आंकड़ा का जो बहुलक होगा वो आपके पास क्या होगा, दो हो जाएगा। क्लियर, इजी क्वेश्चन, इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आपको देखना है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बार कौन आया हुआ है, वही आपको क्या करना है, बता देना है, वही उसका क्या है, बहुलक है, ठीक है। और ऐसे भी आपको कई बार बच्चों के बीच में बोलते रहते हैं कि जौन हुए अहिलक वही आए बहुलक, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, तो सबसे ज़्यादा बार दो ही आया हुआ है, वही क्या है, बहुलक है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप इसको क्या कर सकते हो, बता सकते हो। उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। बस इसमें आपको आंकड़े लिखने हैं, आंकड़े के बाद बारंबारता आपको लिखनी है। बारंबारता मतलब कौन कितनी बार आया हुआ है, ठीक है ना। तो जो ज़्यादा बार आएगा वही क्या होता है, बहुलक होता है, ठीक है। इरेज कर रहा हूँ मैं इसको। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसमें कहता है, रेखाओं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा आगे जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 का कोई हल नहीं होगा यदि, का कोई हल नहीं होगा यदि। हमने इसको आपको पहले बताया हुआ है, ठीक है ना। ये चीज़ मैं क्लियर कर चुका हूँ पहले कि अगर आपको a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, अगर ये चीज़ है, ठीक है, तो वहाँ पर रेखाएं जो होती हैं वो संपाती होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं संपाती होती हैं। और इस स्थिति में अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। क्या बताया हमने, एक बार मैं फिर से इसको लिख देता हूँ, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, ठीक है। और अगर a1 अपान a2
डज नॉट इक्वल b1 अपान b2, अगर ये है तो रेखाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। और इस स्थिति में रेखाओं का जो है वो अद्वितीय हल प्राप्त होता है। आपको क्या मिलता है, अद्वितीय हल, यानी कि यूनिक अद्वितीय हल आपको यहाँ पे प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर आपको ये दिखाई दे a1 बटा a2 इक्वल हो b1 बटे क्या है b2 के, बट डज नॉट इक्वल हो c1 बटा c2 के, अगर ये कंडीशन आती है तो रेखाएं आपकी समांतर होती हैं। रेखाएं क्या होती हैं, रेखाएं समांतर होती हैं। और समांतर की स्थिति में हमने बताया था कोई हल नहीं होता है। क्लियर, कोई हल नहीं। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2 है तो रेखाएं संपाती है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है उसके। ठीक है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल है। और यदि a1 अपान a2 डज नॉट इक्वल b1 अपान b2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं, आपकी प्रतिच्छेदी होती हैं और उनका क्या होता है, अद्वितीय हल होता है, मतलब एक यूनिक हल आपको क्या होगा वहां से प्राप्त होता है। ठीक है, और अगर a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 लेकिन बराबर नहीं है c1 अपान c2 के, तो इस स्थिति में रेखाएं समांतर होती हैं और वहां पे कोई हल आपको प्राप्त नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 यहाँ पर है। a1 अपान, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना, ये तो पहले हो गया। a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। ठीक है ना, तो ये है। उसके बाद में b1 अपान b2 अपान b1, b2 अपान b1, तो b2 अपान b1 यहाँ से b2 अपान b1 बराबर c1 अपान c2, तो ऐसा तो यहाँ पर कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है ना, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, और a1 अपान a2 जो है बराबर नहीं है b1 अपान b2 के, तो ये जो है अद्वितीय हल के लिए होता है। ठीक है, तो ये अद्वितीय हल के लिए होगा, तो इसको भी ये भी गलत है। ठीक है ना, अद्वितीय हल के लिए होगा ये। उसके बाद में c1 अपान c2 बराबर a1 अपान a2, तो संपाती में अगर हम देखेंगे, संपाती में अगर हम यानी कि अगर हम यहाँ पे समांतर में देखेंगे, ठीक है, तो समांतर में देखो c1 अपान c2 जो है वो a1 अपान a2 के क्या है, बराबर है। तो यहाँ पे यानी कि अगर ये कंडीशन अगर हम देखें कोई हल नहीं है, तो आपको ये चीज़ यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, कोई हल नहीं होगा। तो कोई हल नहीं होगा, तो अगर आपको ये वाली चीज़ मिल जाए, ठीक है, अगर ये चीज़ मिल जाए, अगर या तो आपको ये वाली चीज़ मिल जाए यहाँ पे, ठीक है ना, ये वाली चीज़, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान क्या है, b2 के है, तो a1 अपान a2 बराबर क्या है, b1 अपान क्या है, b2 है। और यहाँ पर उसके बाद में b2 ये दूसरा होगा नहीं, तीसरा जो है आपके पास ये अद्वितीय के लिए हो जाएगा, ये होता नहीं। तो यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर जो होगा वो आपके पास विकल्प नंबर कोई हल नहीं है। विकल्प नंबर आपका a1 अपान a2 बराबर क्या हो जाएगा, आपके पास b1 अपान b2 के हो जाएगा। तो a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें कोई एग्जैक्ट दिया नहीं हुआ, मतलब पूरा नहीं दिया हुआ, इसलिए आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा कि ये चीज़ अगर पूरी दे रही होती, ये भी चीज़ दिया होता, ये भी चीज़ दिया होता, तो आप सीधे बता देते, ठीक है ना। ये चीज़ अगर आता तो संपाती है, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल है। अगर ये चीज़ आ रही होती है तो आप बता देते अद्वितीय हल है, और अगर ये चीज़ आ रही होती थी तो वहाँ पर हम बता देते क्या है, समांतर है, वहाँ पर कोई हल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे जो है a1 अपान a2 बराबर क्या है, b1 अपान b2 है, तो यहाँ पर b1 अपान a2 बराबर क्या होता है, b1 अपान b2 होता है, इसमें होता है, ठीक है। ये चीज b2 अपान b1 बराबर c1 अपान c2 ऐसा किसी में होता ही नहीं है, दूसरा जो विकल्प है, ठीक है ना, यहाँ पे। और तीसरा जो है ये आपका किसका होता है, अद्वितीय के लिए होता है। तीसरा वाला जो दिया है a1 अपान b2 जो है बराबर नहीं b1 अपान b2, तीसरा ये दिया है, तो ये अद्वितीय के लिए, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। और c1 अपान c2 बराबर क्या, a1 अपान a2, तो c1 अपान c2 बराबर a1 अपान a2 होता है। तो ऐसा जो है, ऐसा केवल किस में होता है, ऐसा केवल संपाती में ही होता है। अब आपको यहां से क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है ना, यानी कि c1 अपान c2 भी बराबर है a1 अपान a2 के, तो ऐसा केवल जो है बराबर होता है किसमें, ऐसा केवल संपाती में होता है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। तो a1 अपान a2 बराबर जो है b1 अपान b2 के है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन, ठीक है ना। क्लियर आपको, इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहता है साइन जो है आपके पास 48 है, साइन 48 माइनस कॉस 42, ठीक है, का मान है, ठीक है, ये बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 42, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 में से 2 गया कितना बचेगा 8, और 8 में से 4 गया 4 बचेगा, मतलब 90 माइनस 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं 42 डिग्री, ठीक है ना। तो आपके पास क्या बचेगा 48 डिग्री लिख सकते हो ना। साइन 48 को आप ये चीज यहाँ पे क्या कर सकते हो लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और ये से आपके पास क्या है कॉस 42 को हम यूं ही ऐसे लिखे रहते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। इतना क्लियर है आपको। अब देखिए साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कितना हो जाएगा कॉस कितना हो जाएगा 42 डिग्री, ठीक है ना, माइनस कॉस 42 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या हो जाएगा कट ही जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो आपके पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपके पास 0 दिया हुआ है, यही इसका क्या है सही आंसर है। उम्मीद करते हैं ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, यहाँ पे 48 डिग्री को आप 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री लिख सकते हो, 90 माइनस 42 आपके पास 48 आ जाएगा, और 42 डिग्री कॉस 42 है, इसको हमने एज इट इज लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एक सूत्र जो आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है ना, साइन 90 माइनस थीटा, इसको आप थीटा मान लो, ठीक है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा के प्लेस पे आपके पास 90 माइनस थीटा के प्लेस पे 42 है, तो इसलिए हमने थीटा लिखा है। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो कॉस 42 और 42 डिग्री, और यहाँ पे कॉस 42 डिग्री लिखा हुआ है, कट जाएगा तो आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, इतना इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे आपको शंकु के छिन्यक का आयतन, तो शंकु के छिन्यक का जो आयतन होता है उसका सूत्र आपको याद होना चाहिए, 1/3 पाई h, और ये r² 1 प्लस r² 2 प्लस r1 r2, ये सूत्र आपको जो है याद होना चाहिए शंकु के छिन्नक का आयतन। तो शंकु के छिन्नक का जो आयतन होता है 1/3 पाई h ब्रैकेट में r² 1 प्लस r² 2 प्लस r1 क्या हो जाएगा r2 हो जाएगा, यही इसका क्या हो जाएगा आयतन है छिन्नक का, ठीक है, शंकु के छिन्नक का। क्लियर आपको इतना, ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। 1/3 पाई h ब्रैकेट में r² 1 प्लस r² 2 प्लस r1 r2 हो जाएगा, ठीक है। इरेज कर रहा हूं मैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं मैं 19। इसमें है आपको संख्याओं 616 है और 32 का HCF, ठीक है। इसका आपको क्या बताना है HCF बताना है, ठीक है। तो HCF निकालने के कई तरीके हैं, आपको इसी 10th क्लास में आपको पहला जो चैप्टर मिलेगा वो आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप क्या कर सकते हो HCF पता कर सकते हो, ठीक है ना। और या तो फिर आप इसका जो है फैक्टराइजेशन करो, ठीक है ना, इसका फैक्टराइजेशन करके भी इसके गुणनखंड आप क्या कर लो निकाल लो, ठीक है। तो गुणनखंड निकालने के बाद भी आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं इसको, चलिए हम यूक्लिड से ही हल कर लेते हैं। तो यूक्लिड में हल करने के लिए आपको यहाँ पे क्या देखना पड़ता है, यहाँ पे आपको देखना पड़ता है ये यानी कि जो 616 है वो क्या है बड़ा है किससे 32 से, ठीक है ना। मतलब 616 जो है वो 32 से क्या है यहाँ पे बड़ा है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं 616 को डिवाइड करते हैं किससे
32 से, ठीक है। तो 616 32 से इसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 32, और यहाँ पे अगर हम 2 बार लेके जाते हैं, 2 बार जाएगा नहीं, एक ही बार लेके जाते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये चीज़, ठीक है ना। तो यहाँ पे 11 में से 2 गया, 9 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 5 में से 3 गया, आपके पास कितना बचा 2 बच गया, ठीक है ना। 9 2 11 3 2 5 1 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं यहाँ पे उतार लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। 6 को भी यहाँ पे हम उतार लेते हैं। अब 200 कितना हो गया 96 हो गया, ठीक है। 296 हो गया, तो देखिए कितनी बार जाने वाला है, 3 6 18 3 7 21 3 8 24। अगर हम 8 बार देखते हैं, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, और 8 3 24 से कितना हो जाएगा 25, ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है ना। और अगर इसमें हम 32 और जोड़ देते हैं, अगर हम 8 दूनी 16 8 3 24 से 25, और इसमें अगर हम 32 और जोड़ेंगे तो 6 2 कितना हो जाएगा आपके पास 8 हो जाएगा, ठीक है ना। 6 2 8 5 3 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। और ये 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तब भी अगर हम 9 बार लेके चले जाते हैं, ठीक है, तो 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, और 9 दूनी 18 9 3 27 से कितना हो जाएगा 28, ये 200 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा पे, ठीक है। 16 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 8 आपके पास आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 296 में से 288 जब हम माइनस कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 32 को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है ना। ये जो 32 है इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, और ये 8 चौक कितना हो जाएगा 32। तो ये जो चीज़ यहाँ पे भाजक निकल के आता है लास्ट में, जहाँ पे शेषफल 0 आ जाए, ठीक है ना, और वहाँ पे भाजक जो होता है वही जो है आपके पास क्या होता है HCF हो जाता है, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो इसको लिखने का देखिए तरीका क्या है, 600 कितना है 616 है, बराबर है यहाँ से 32 है, 32 गुणे कितना लिखेंगे हम 19, 32 गुणे 19 प्लस आपके पास कितना आ गया है 32 गुणे 19 आपके पास यहाँ से आया है 8 आया हुआ है, ठीक है ना। 32 गुणे 19, और लास्ट में आपके पास यहाँ से कितना बचा है 8 बचा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो है शेषफल 0 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ये 32 आ जाएगा, ये 8 है 8, ये 4 बार चला गया है, ठीक है ना। और प्लस आपके पास क्या आ गया 0 आ गया, यहाँ पे r बराबर क्या हो गया 0 हो गया। तो ये जो चीज़ है यही क्या हो जाती है HCF आपके पास हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा HCF ऑफ 616 और 32 है ना, इसका जो है वो आपके पास 8 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी आपका क्या हो गया होगा क्लियर हो गया होगा। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो दिया हुआ है आपके पास 8, यही क्या है इसका सही आंसर है, ठीक है ना। तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हो, या फिर आप इसका जो है गुणनखंड करके भी इसको आप क्या कर सकते हो। मतलब HCF का मतलब क्या होता है, HCF का मतलब होता है जितने भी नंबर का आपको HCF निकालना हो, ठीक है, उसमें देखिए कॉमन क्या है, सभी में आपको क्या देखना होता है कॉमन। तो जो कॉमन होता है वही क्या हो जाता है HCF उसका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला क्वेश्चन इसमें कहता है यदि शांत जल में नाव की चाल, यदि शांत जल में नाव की चाल 8 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो इसमें आपको बता तथा धारा की चाल, तथा धारा की चाल 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल है। जो बच्चे जो लास्ट सेशन मैंने अपलोड किया हुआ है उसको देखा होगा तो इसको
देखते ही इसका आंसर बना दिया होगा, ठीक है ना, उसके लिए इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जो सेशन अपलोड हो जाए उसको आप पहले देखिए, उसमें आगे जो आने वाले क्वेश्चन है उसके लिए कुछ बेस छिपा रहता है उसमें, ठीक है ना। अगर आप उसको क्लियर कर लेते हो तो आगे वाले क्वेश्चन बन जाते हैं अपने आप, ठीक है। तो इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर मैं फिर से बताऊंगा क्योंकि बच्चे नहीं जुड़े होंगे, उन बच्चों को भी समझना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे ये एक नदी हमने यहाँ पे रिवर है इसको दिखाया हुआ है, और ये यहाँ पे पानी का फ्लो हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। पानी का फ्लो जो है इस तरीके से ऐसे हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। पानी का फ्लो जो है वो इस साइड से इस साइड हो रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। पानी का फ्लो जो है इस साइड से इस साइड हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो पानी का फ्लो मतलब धारा की चाल, पानी का फ्लो का मतलब क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल जो है ये क्या है, धारा की चाल है, और धारा की चाल इसमें बोला हुआ है 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर। धारा की चाल जो है इस दिशा में, मतलब पानी जो बह रहा है उसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, क्लियर है ना। पानी जो बह रहा है, पानी के जो बहने की चाल है वो 3 किलोमीटर पर आवर है। नाव जो है आपकी जल में, शांत जल में नाव की चाल ये है, धारा की चाल ये है। तो आपको धारा की दिशा में नाव की चाल, मतलब जिस दिशा में पानी का फ्लो हो रहा है उसी दिशा में आपकी क्या चल रही है, नाव भी चल रही है, ठीक है ना। तो आपको चाल बताना क्या होगी, नाव की चाल क्या होगी। शांत जल में ये है, पानी का फ्लो ये है, अब दोनों को एक ही साइड है, मतलब पानी भी इस दिशा में बह रहा है, आपकी नाव भी इस दिशा में चल रही है। तो आपको स्वाभाविक है क्या हो जाएगी, चालें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, मतलब आपकी चाल क्या हो जाएगी। जैसे आप ही अगर ले लो, पानी नदी जिस दिशा से जिस दिशा में फ्लो हो रहा है, पानी का फ्लो जो है इस दिशा से इस दिशा में हो रहा है, आप भी इस दिशा से इस दिशा में तैर रहे हो, तो स्वाभाविक है, ठीक है ना, स्वाभाविक है आपका स्पीड जो है बढ़ जाएगा अपने आप, बहुत तेजी से आप चलोगे, ठीक है ना। और अगर आपको पानी का फ्लो इस दिशा में यानी कि इधर से इधर हो रहा है और आप तैर इधर से इधर रहे हो, तो स्वाभाविक है आपको तैरने में मेहनत पड़ेगी और आपको समय लगेगा वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नाव है आपकी, ये क्या है, आपके पास नाव है, और ये नाव भी आपकी जो है इसी दिशा में क्या है, चल रही है, और उसका जो स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर आवर। तो दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या है, धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में जो नाव की चाल है वो यहाँ पे आपके पास जो नाव की चाल हो जाएगी और आपके पास धारा की चाल हो जाएगी। दोनों को आपको ऐड कर देना होगा, कितना हो जाएगा, 8 और 3 कितना हो जाएगा, 11 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। तो धारा की दिशा में नाव की चाल जो है वो आपके पास कितना, 11 किलोमीटर पर आवर है। और अगर आपको पूछे कि धारा के विपरीत चाल क्या है, तो धारा के विपरीत जो नाव की चाल होगी यहाँ पे उस स्थिति में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाती है वहां पे, ठीक है ना। मतलब जो नाव की चाल होती है, यानी नाव की चाल या व्यक्ति की चाल, जो नाव की चाल होती है उसमें से आपको जो धारा की चाल जो होती है, ठीक है ना, उसको आपको माइनस कर देना होता है, फिर आपको वहां से चाल मालूम हो जाती है, ठीक है। क्लियर आपको। तो इसमें जो है ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन 11 है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है। क्लियर आपको। इसमें इस तरीके से हमने इसमें 20 जो 20 अनसॉल्व यहाँ पे दिए हुए थे, और 20 आपके पास जो बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे, उसको हमने यहाँ पे सॉल्व किए हुए, सारे 1 बाय 1 हमने सॉल्व करे हुए हैं, ठीक है। और तो अब हम जो है बढ़ते हैं इसमें खंड बा की तरफ, ठीक है ना। हमने खंड आ जो है वो सॉल्व किया हुआ है, अब खंड बा की तरफ हम बढ़ते हैं। रेज कर रहा हूं मैं इसको। इसमें आपका खंड बा है, ठीक है। इसमें कहता है निम्नलिखित किन्हीं 5 खंडों को आपको हल करना है, ठीक है। तो 5 खंड दिए हुए हैं, मैं तो आपको सारे बताने वाला हूं, तो उसको आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो पहला हम खंड इसमें लेते हैं। कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु
निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां AB एक वृत्त का व्यास है। AB एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र जो है 2, -3 है। ठीक है, आपको बताना है तथा B के निर्देशांक निर्देशांक 1, क्या है 4 है। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, बिंदु A के आपको निर्देशांक यहां पे मालूम करने हैं और इसमें जहां AB एक वृत्त का व्यास है तो सबसे पहले आपको एक सर्कल बनाना है। ये देखिए, ये हमने एक सर्कल यहाँ पे बनाया हुआ है और ये देखिए क्या है, व्यास है AB, नाम भी इसमें बोला हुआ है बुक में, ठीक है ना। ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, AB क्या है, इसका व्यास है यहाँ पे, ठीक है, जिसका केंद्र 2, -3 है। AB वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र, यानी कि ये इसका क्या है, सेंटर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है निर्देशांक दिया हुआ है, इसके निर्देशांक क्या है, 2, का क्या है 3 है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये भी बोला हुआ है कि B के निर्देशांक भी दे रखे हैं यहाँ पे, इसका भी निर्देशांक दिया हुआ है, इसका जो है वो है 1, 4। क्लियर, मतलब इस वाले का है, यानी कि जो B पॉइंट है इस पॉइंट का भी निर्देशांक दिया हुआ है, सेंटर O का निर्देशांक दिया हुआ है, तो आपको A का क्या बताना है, निर्देशांक बताना है। समझिए, इजी क्वेश्चन है, कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। आराम से इसको भी हम क्या करते हैं, यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे यहाँ पे, हमने आपको बताया हुआ था कि अगर कोई एक क्या है, रेखा है, ठीक है ना, कोई एक क्या है, रेखा है और उसका कोई सेंटर क्लियर है, ठीक है ना, कोई उसका क्या है, सेंटर क्लियर, मतलब 2 पार्ट में वो क्या हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, ठीक है। तो उस स्थिति में जो फार्मूला यूज होता है, ठीक है ना, अगर आपको सेंटर के लिए फार्मूला निकालना हो, यानी कि सेंटर के निर्देशांक अगर आपको क्या करने हो, यहाँ पे मालूम करने हो, तो सेंटर के निर्देशांक मालूम करने के लिए हमको क्या मालूम होना चाहिए, हमको मालूम होना चाहिए कि यहाँ से जो है अगर हमको x निकालना हो, ठीक है, अगर हमको x निकालना हो, यानी कि अगर ये पॉइंट आपको क्या करना हो, निकालना हो, पहला वाला, ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए आपको x1 + x2 डिवाइडेड बाय क्या होता है, पूरे के नीचे आपको क्या लिखना है, 2 लिखना होता है। और अगर आपको यहाँ से y निकालना हो तो y1 प्लस क्या हो जाएगा, y2 बटे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है ना। ये चीज़, यानी कि x जो निकलेगा ये वाला निकलेगा, y जो निकलेगा आपके पास ये वाला निकलेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमें ये क्या है, दे रखे हैं, ठीक है ना, हमको ये मालूम करना है, तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है ना। अगर दे रखे हैं तो वहाँ पे पुट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सेंटर क्लियर हो, ठीक है ना, मतलब रेखा का सेंटर क्लियर हो, तो उस स्थिति में ये फार्मूला आपको क्या करना है, यूज यहाँ पे करना है, ठीक है। तो x जो है, x यहाँ पे क्लियर है, पहले के लिए 2 लिख देते हैं। x1 ये यहाँ पे इसको मान लेते हैं x1 है, इसको हम मान लेते हैं क्या है, y1 है, इसके निर्देशांक हम x1 मान लेते हैं, इसके हम y1 मान लेते हैं, और यहाँ पे x2 और ये आपके पास क्या है, x2 है, और ये आपके पास क्या है, y2 है। इससे आपको क्या है, क्लियर है, ठीक है ना। ये x2 है, ये y2 है, ये वाला हमने x1 मान लिया, y1 मान लिया, ठीक है, क्लियर आपको। तो यहाँ पे क्या है, x1 प्लस x2 तो यहाँ से आपके पास 1 है, ठीक है ना, ये क्लियर, ये हो जाएगा आपके पास, इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं हम, x1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, बराबर x1 प्लस क्या हो जाएगा 1, तो x1 बराबर हो जाएगा आपके पास कितना, 4 - 1, तो x1 बराबर कितना हो जाएगा, 3, ठीक है ना। तो हमने ये पहले मालूम कर लिया कि x1 जो है वो आपके पास क्या है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और अगर आप y मालूम करना हो या y1 अगर मालूम करना हो, ठीक है, तो y1 अगर आपको यहाँ से ये अगर y1 आपको x1 हमने मालूम कर लिया, ठीक है, और अगर यहाँ से हमें ये आपके पास क्या है, y1 मालूम करना हो, ठीक है, तो y1 मालूम करने के लिए y बराबर देखो, y बराबर यहाँ पे क्या है, माइनस का क्या है 3 है, तो माइनस का 3 लिखा, और यहाँ से y1 नहीं मालूम है, हमें इसको ऐसे ही लिख देते हैं। यहाँ पे y2 कितना है, 4 है, बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3 इंटू कितना होता है 2,
बराबर यहाँ से हो जाएगा y1 प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये माइनस का 6 हो जाएगा बराबर y1 प्लस क्या हो जाएगा 4, तो y1 बराबर हो जाएगा माइनस का 6 माइनस का क्या हो जाएगा 4, यानी कि इसको यहीं पे रोकेंगे, इसको हम इस साइड लेके चले आएंगे, ठीक है ना। तो y1 बराबर माइनस का क्या हो जाएगा 10। बच्चे यहाँ पे घबरा गए होंगे, हमने इसको यहीं पे रोका हुआ, इसको हमने इस साइड लिया, मतलब ये भी माइनस में है ये भी माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना। और बराबर आई तो आगे पीछे में इसे इधर उधर लिख सकते हो, उसको कोई मसला नहीं, ठीक है ना। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो यहाँ के जो निर्देशांक होंगे मतलब ए के जो निर्देशांक होंगे वो आपके पास कितने होंगे, x1 के प्लेस पे आपके पास 3 है और इसके प्लेस पे माइनस का क्या है 10 है, ठीक है ना। तो ए के जो निर्देशांक है वो आपके पास ये है। उम्मीद करते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो बस आज का जो सेशन है बस यहीं तक रखते हैं, आपको इतना क्या करना प्रैक्टिस करना है। थैंक यू।